वेक्टर स्पेस से क्या मुराद? अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स स्पेनिंग अ वेक्टर स्पेस। दो कंडीशंस आ गई आपके पास कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए सारे के सारे, दूसरे वो आपके पास कंडीशन ये है कि वो जो सारे वेक्टर्स हैं वो पूरी की पूरी वेक्टर को स्पैन कर रहे हो, मतलब पूरी की पूरी वेक्टर को जनरेट कर रहे हो। तो उस सूरत में वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा उसको हम बेसिस का नाम देंगे। ठीक है, जैसे ग्रुप थ्योरी के अंदर होता था ना जनरेटर, तो यहां पर हम उसको जनरेटर के बजाय बेसिस का नाम देते हैं, और ये पूरा एक सेट ऑफ वेक्टर्स हुआ करेगा। इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास V एक वेक्टर स्पेस है और S आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो देन S इज कॉल्ड अ बेसिस। इस सेट ऑफ वेक्टर्स को आप कहेंगे कि वो बेसिस फॉर V है इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स। पहली बात यह है कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। दूसरी बात यह है कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है S जो है वो V को स्पैन करे। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस है। जी, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप E1 ये वाला वेक्टर ले लेते हैं, E2 ये वेक्टर ले लेते हैं, E3 जो है ये वेक्टर ले लेते हैं। इसके अंदर आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 ले लिया, सेकंड दोनों 0 ले लिए, इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट 1 ले लिया, फर्स्ट और थर्ड 0 ले लिए, फर्स्ट और Z कंपोनेंट जो है वो इसमें 1 ले लिया। ये तीनों वेक्टर्स R3 को स्पैन करते हैं। R3 को स्पैन करने से मुराद ये है कि R3 में से आप कोई भी वेक्टर उठाएंगे, वो वेक्टर इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लाजमी तौर पे लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं वेक्टर ले लेता हूं 2, 3 और 4। जी, इस वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 और 0 और 0, और मजीद इसमें हम ऐसे ले लेते हैं 0 दरमियान वाला कंपोनेंट जो वो 3 है और लास्ट कंपोनेंट भी 0 ले लेते हैं, और इसी तरह 0 और लास्ट कंपोनेंट आपके पास 4 आ जाते हैं। अब ये फर्स्ट वेक्टर से आप क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 और 0 और 0। इसी तरह यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 0 1 और 0 आ जाएगा, और यहां से आप 4 कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास 0 0 और 1 आ जाते हैं। तो देख लें आप, ये तीनों वही कंपोनेंट्स वही वेक्टर्स बन चुके हैं, E1 और E2। मजीद इसको यूं लिख सकते हैं आप 2E1 प्लस 3E2 और प्लस 4E3। तो आपने कोई भी एक वेक्टर पिक कर लिया R3 में से, और वो जो वेक्टर था वो E1, E2 और E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिखा जा सकता है। बेसिकली जो हमने फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स पढ़े थे, जिसके अंदर वेक्टर की नोटेशन हम ये यूज करते थे कि उसमें जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं I ले लेते हैं, एक आप J ले लेते हैं, ठीक है, और एक आप K ले लेते हैं। तो बेसिकली ये वही कंसेप्ट है। अब पूरी स्पेस में से आप कोई भी वेक्टर उठाएंगे तो उसको इन्हीं तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिखा जा सकता होता है, AI प्लस BJ और प्लस CK। तो बेसिकली ये IJK को मैंने यहां पर E1, E2 और E3 का नाम दिया हुआ है। अच्छा, ये जो बेसिस होती है ना किसी भी वेक्टर स्पेस की, ये यूनिक नहीं होती। किसी भी वेक्टर स्पेस की एक से ज्यादा बेसिस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली जो बेसिस है जिसमें आप 1 ले रहे हैं, फिर y का कंपोनेंट 1 लेते हैं, फिर z कंपोनेंट 1 लेते हैं, ये वाली बेसिस R3 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस कहलाती है। एक एग्जांपल मैं आपको और भी दे देता हूँ इसकी बेसिस की, मतलब वो आगे तरीका भी बता दूंगा बनती कैसे है। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक वेक्टर्स का सेट लेते हैं जिसमें फर्स्ट वेक्टर 2 है और बाकी दोनों 0 हैं, और
इसी तरह माइनस सॉरी ये फर्स्ट हम 0 कर लेते हैं और ये आपके पास 2 और 5 आ जाता है, कोई भी आपके पास नॉन जीरो। इसी तरह ये भी 0 हो गया और बल्कि यहाँ पे आप 1 मिनट, जैसे एग्जांपल में आपको दे रहा था कि जैसे 1 2 और 3 एक वेक्टर आपने ये चूज कर लिया, इसी तरह सेकंड वेक्टर जो है वो आप चूज कर लेते हैं, कोई और चूज कर लें, जैसे 0 है और 5 है और -7 और यहाँ पे 0 0 और 3 कर लें। ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये भी इसकी बेसिस होंगे। अब इसका तरीकाकार क्या है वो हम आगे चलकर डिस्कस कर लेते हैं। तो मकसद बताने का ये था कि R3 की एक से ज्यादा बेसिस एग्जिस्ट करेंगी, तो बेसिस जो होती है वो यूनिक नहीं होती किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए, लेकिन ये वाली जो बेसिस है 1 1 1 वाली, ये स्टैंडर्ड बेसिस कहलाती है R3 के लिए। इसी तरह अगर आप आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस आप इसी तरह से बना सकते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट x1 ले लें, बाकी दूसरा y कंपोनेंट 0 ले लें और इसी तरह ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। R4 की भी आप बना सकते हैं। R4 की जो बेसिस बनेगी उसके अंदर आप x कंपोनेंट 1 लेंगे, बाकी सारे के सारे 0 लेंगे। इसी तरह सेकंड वेक्टर में आप सेकंड कंपोनेंट को 1 लेंगे, बाकी सारे आपको 0 लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड वेक्टर में आप ये 0 0 और थर्ड कंपोनेंट को 1 लेंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे और फोर्थ वेक्टर में आप लास्ट कंपोनेंट को 0 ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप आर एन की जो बेसिस है स्टैंडर्ड बेसिस वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड एग्जांपल है कि हम एक सेट ले लेते हैं जिसमें फर्स्ट वेक्टर 1 है, सेकंड कंपोनेंट x है, फिर और थर्ड वेक्टर जो वो x स्क्वायर है और अप टू सो ऑन लास्ट आपके पास x रेज़ टू पावर n है। दिस फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस Pn of polynomials of degree less or equal to n. It is called standard basis for Pn. तो देखें कोई भी आप पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर है और प्लस 5x है और प्लस 1 है। अब इसमें आप देखें ये जो x स्क्वायर है, एक ये वेक्टर हो गया, एक x वेक्टर हो गया और एक 1 हो गया। तो ये इस पोलिनोमियल को, जो भी पोलिनोमियल आपके पास, उसको आप इस सूरत में लिख सकते हैं। तो बेसिकली x स्क्वायर x और 1 जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में आप किसी भी पोलिनोमियल को लिखा हुआ पाते हैं। इसी वजह से ये जो पावर्स हैं 1x x स्क्वायर x क्यूब अप टू xn, ये पावर्स का जो सेट है ये बेसिस बनाता है पोलिनोमियल्स की वेक्टर स्पेस के लिए। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है। ये जो बी एक सेट मैंने लिया जिसमें 4 वेक्टर्स पड़े हुए हैं v1 v2 v3 और v4। v1 को मैंने डिफाइन किया कि ऐसी मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, बाकी सारे 0 हैं। फिर सेकंड कंपोनेंट 1 ले लिया, बाकी सारे 0 हैं और फिर मैंने फोर्थ को 1 ले लिया, फिर मैंने थर्ड को 1 ले लिया। तो ये टोटल 4 मैट्रिसेस बन गई। ये सारी की सारी m2/2 के लिए बेसिस का दर्जा रखती हैं और ये वाली बेसिस m2x2 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस है। मतलब आप कोई भी इसमें मैट्रिक्स उठाएंगे, उस मैट्रिक्स को इन चारों मैट्रिक्स के सम लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिखा जा सकता होगा। कैसे लिखेंगे? जिस तरह मैंने पीछे वो लिख कर दिखाया, इस मैट्रिक्स को यूं लिखा जा सकता है A0 0 और 0 और फिर प्लस बी और सॉरी फर्स्ट 0 कर दें, सेकंड बी कर लें और ये भी तीनों 0। इसी तरह थर्ड में लिखेंगे और फिर फोर्थ में लिखेंगे। फिर इनमें से अगर आप ए को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स 1 0 0 और 0। इसी तरह यहाँ से बी कॉमन निकालें,
इसका मतलब है कि 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स आप लेंगे, उस 2x2 मैट्रिक्स को इन चारों मैट्रिसेस के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिखा जा सकता होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो चारों वेक्टर्स हैं, ये पूरी 2x2 जो मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस है उसको ये जनरेट करती है। इसी तरह अगर आप बात कर लें M3/3 की, M3/3, तो M3/3 के अंदर टोटल कितने इसके बनेंगे, 3 3 is the 9। इसके टोटल जो कंपोनेंट्स हैं बेसिस के वो 9 बन जाएंगे। बनाएंगे किसी तरह, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लिया, बाकी सारे आपने 0 लेने हैं। तो टोटल चूंकि इसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसके बेसिस के अंदर 9 मैट्रिसेस आ जाएंगी, जिनके अंदर ये 1 1 वाले कंपोनेंट्स होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। तो इसी तरह किसी भी n/n जो मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस है, उसके लिए आप एक बेसिस डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट है बेसिस से रिलेटेड। अगर आपके पास ये एक सेट S है जिसके अंदर V1 V2 अप टू Vm टोटल m वेक्टर्स पड़े हुए हैं, इज अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस V। ये जो सेट है किसी भी वेक्टर स्पेस V के लिए बेसिस का दर्जा रखेगी। then every vector V in V can be expressed as a linear combination of these vectors। तो प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने आपको यही चीज साबित करके दी है कि कोई भी आप एलिमेंट उस वेक्टर स्पेस से उठाएंगे तो उस वेक्टर को उन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह थ्योरम की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन एग्जैक्टली वन वे वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा उसका तरीका यूनिक होगा। मतलब एक से ज्यादा आप किसी सिंगल वेक्टर को एक से ज्यादा लीनियर कॉम्बिनेशंस की सूरत में आप राइट नहीं कर सकेंगे। जी एक नोट है, अ वेक्टर स्पेस हैज इनफाइनाइटली मैनी बेसिस। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक सेट की एक से ज्यादा जो बेसिस होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। सिंगल बेस या यूनिक बेस जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी जो बेसिस होती है वो इनफाइनाइटली मैनी बेसिस होती हैं। अच्छा दूसरी बात, वेन एवर अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, इनवर्टिबल का मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट करना, इट्स कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट, तब उसके जो कॉलम्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, एंड दे आर बेसिस फॉर आर एन, बेसिस फॉर आर एन। मिसाल के तौर पे जैसे हमने एग्जांपल ली कि ये मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं 1 और 2, एक वेक्टर है, और 1 और 3 ये दूसरा वेक्टर है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये आर स्क्वायर के लिए बेसिस है या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस एक वेक्टर को एक कॉलम बना देते हैं 1 और 2, इसी तरह सेकंड को आप बना देते हैं 1 और 3। अब इस डिटर्मिनेंट को देखें, क्या ये डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है और इसका रिजल्ट 0 आता है या नहीं आता। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 आ जाता है। अब ये नॉन जीरो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है बल्कि नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये आर स्क्वायर के लिए बेसिस हैं। अब ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, कोई भी वेक्टर्स आपको दिए हो उनको आप चेक कर सकते हैं कि वो बेसिस बनाते हैं या बेसिस नहीं बनाते। अदरवाइज अगर आप डेफिनेशन को इस्तेमाल करें तो फिर आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है, फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं, वो तरीकाकार है लेंथी। तो आर एन जो स्पेसिस हैं इन तमाम के लिए ये तरीकेकार होगा। आर एन के लिए आप फौरन से चेक कर सकते हैं, कोई भी आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है कि वो उसकी बेसिस होगा या नहीं होगा। तो ये वो तरीकेकार है जिससे मैं आपको बता रहा था, वो प्रीवियस मैंने एक एग्जांपल भी दी आपको। उस तरीके से अब देखें, जब आप इस तरह की एक मैट्रिक कोई भी बना लेते हैं, वेक्टर्स ले लेते हैं 1 2 और 3 है, ये मैंने एग्जांपल ली थी,
और फर्स्ट इसमें ले लेते हैं 0 और बाकी कोई भी और ले ले 5 और -7 कर ले। इसी तरह तीसरा वेक्टर लिया जिसमें मैंने पहले दोनों कंपोनेंट 0 रख लिए और लास्ट कंपोनेंट कोई भी नॉन 0 रख लिया। अब इसकी मदद से आप बनाएंगे, पहले वेक्टर को पहला आप बना दें कॉलम 1 2 और 3 बन जाएगा। इसके बाद आप सेकंड वेक्टर से बनाएंगे तो ये 0 5 और -7 बन जाएगा। फिर आप बनाएंगे 0 0 और -1। अब ये जो डिटर्मिनेंट बने ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गई है और इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो डायगोनल वाली एंट्रीज है इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -5 जो कि नॉन 0 है। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्टली जल्दी से आप कोई भी बेसिस इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये R3 के लिए बेसिस का दर्जा रखते हैं तीनों वेक्टर्स। तो ये एक शॉर्टकट वे है बेसिस बनाने का भी और कोई भी बेसिस को वेक्टर्स को चेक करने का कि वो Rn के लिए बेसिस है या नहीं। जी नेक्स्ट एक नोट है कि a basis of a vector space is the smallest spanning set। एक वेक्टर स्पेस को जो सेट स्पैन करते हैं उनमें जो बेसिस होती है, बेसिस की दो प्रॉपर्टीज हैं कि ये वेक्टर्स उसके अंदर जो पड़े होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं और वो स्पैन भी करते हैं। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो बेसिस होगी ना वो एक स्पैनिंग सेट होने के साथ साथ स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट होगा। मतलब अगर आप ऐसे कर लेते हैं कि ये मसलन 1 2 और 3 मैंने एक वेक्टर दे दिया और फिर एक वेक्टर कोई और मैं दे देता हूं 0 2 और 5 कर ले। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये बेसिस होगी R³ के लिए? तो ये कभी भी बेसिस नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि जो बेसिस के लिए ये वाली चीज मैंने ऊपर लिखी है कि बेसिस जो होती है ये स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट होता है। अब स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट के लिए इसकी स्टैंडर्ड जो बेसिस है उसमें 3 वेक्टर्स हैं, E1 है, E2 है और E3 है। अब अगर आप 3 से कम वेक्टर लेंगे, 3 से थोड़े वेक्टर जब आप लेंगे तो वो पूरी स्पेस को स्पैन नहीं करेंगे। हाँ 4 हो सकते हैं, 5 3 या 3 से ज्यादा होंगे, इससे कम नहीं होंगे। इसी तरह दूसरी बात यह बताई गई है कि लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, जो इंडिपेंडेंट सेट होते हैं R3 के अंदर, बेसिस के अंदर उनकी जो तादाद होती है ये सबसे ज्यादा होती है। मतलब अगर आप 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं तो फिर वो जाहिर बात है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि जितनी भी R² की जितनी भी बेसिस हैं उनके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे। R3 की जितनी भी बेसिस हैं उनके अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होंगे, ना 3 से कम होंगे ना 3 से ज्यादा होंगे। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं उनकी तादाद 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। जो स्पैनिंग सेट होते हैं उनकी तादाद 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 अप टू सो ऑन, 3 से कम नहीं हो सकते। तो बेसिस इन बिटवीन है कि ये इनकी तादाद फिक्स होगी, तादाद इनकी यूनिक होगी, कम ज्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप सेट ऑफ पोलिनोमियल्स लेते हैं, सॉरी Pn, अब Pn की जो बेसिस हमने बनाई थी वो बेसिस ये थी 1x और xn। तो टोटल इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो n+1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि Pn के लिए जो भी बेसिस बनेगी उसमें एग्जैक्टली n+1 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर आपको n+1 एलिमेंट से कम दे दिए जाते हैं, n एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं, तो फिर वो स्पैनिंग सेट नहीं होगा। अगर आपको n+2 एलिमेंट दे दिए जाते हैं फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये भी तादाद के हवाले से आपको स्पैनिंग और लीनियरली इंडिपेंडेंट का भी एक यहाँ पर पुलिया सामने आ गया
कि अगर उनकी तादाद को सिर्फ आप देखकर बता सकते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, वो स्पैनिंग सेट हैं या नहीं है, तो यहाँ पर ये बात भी